जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, इस परिश्रम बैच को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर सेट्स को। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था सेट की डेफिनेशन, वो कैसे उसे डिस्क्राइब किया जाता है, किन फॉर्म्स में उसे डिस्क्राइब किया जाता है, एग्जाम्पल्स के साथ हमने देखा था। और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार। तो आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक को एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सबसेट्स यानी उपसमुच्चय। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। ये कह रही है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यहां पर ए और बी आपके क्या है, सेट है यानी समुच्चय है। तो ये कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यानी अगर ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। यानी हिंदी में यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यानी एक अगर मेरे पास एक सेट है और बी मेरे पास एक सेट है और ए का प्रत्येक अवयव यानी एवरी एलिमेंट प्रेजेंट है किसमें, बी सेट में, तो ए सेट को बी का उपसमुच्चय कहते हैं यानी सबसेट कहते हैं। इसको हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास क्या है कि इफ ए मेरे पास क्या है, एक सेट है और बी भी मेरे पास क्या है, एक सेट है। और मैं कह रहा हूं कि ए जो क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी जो मैंने बीच में ये साइन लगाया है ये सबसेट का साइन है। ठीक है, इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं तो देखो इसे इस तरीके से कहा जाता है कि अगर मेरे पास ए एक सेट क्या है 1, 2 और एक सेट है b इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। तो अगर आप देखेंगे कि a का हर एक एलिमेंट b में प्रेजेंट है, ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है यानी ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी समुच्चय के सेट में प्रेजेंट है। क्लियर है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी if and only if A belongs to capital A and A belongs to capital B। यानी A B का सबसेट तभी होगा जब इस A का एक एलिमेंट जो कि A में बिलोंग करता है B में भी बिलोंग करे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो A है, A में 1 और 2 यानी 2 एलिमेंट है और ये दोनों ही एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं इस लाइन को कि ए सबसेट ऑफ बी को कह सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी। हम कह सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में समाहित है यानी प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखिए इसे बोलने का एक और तरीका भी होता है, इसे बोलने का एक और तरीका भी होता है। जरा पेन बदल देते हैं। देखिए इसे बोलने का एक और तरीका भी होता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि A इज सबसेट ऑफ B यानी मैं कह सकता हूं कि B कंटेन्स A। यानी B क्या कर रहा है, A के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। तो इसे एक और तरीका है बोलने का कि B क्या है, B इज सुपर सेट
ऑफ ए, और इसे जो लिखने का तरीका होता है वो होता है बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके हैं बोलने के। अगर मैं कह रहा हूं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी ए का प्रत्येक जो अवयव होगा यानी जो भी एलिमेंट होगा वो बी में प्रेजेंट होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ए में मेरे पास एलिमेंट 1 और 2 है, ये बी में भी प्रेजेंट है। तो इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि बी कंटेन्स ए, यानी बी क्या कर रहा है, ए के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। या इसे ऐसा कहा जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्या कहा जाता है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, और सुपर सेट का लिखने का जो तरीका होता है ये मैंने बता दिया आपको। क्लियर है। अब देखिए, अब मैं अगर देखूं तो कुछ इस तरीके से भी एक एग्जांपल और मैं देख सकता हूं कि जो n नेचुरल नंबर होता है वो आपके पास सबसेट होता है z का, और z सबसेट होता है q का, और q सबसेट होता है r का, और r सबसेट होता है c का। क्लियर है। जहां पर n मेरे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स है, z मेरे पास क्या है, इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है, q मेरे पास क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है मेरे पास, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, और मेरे पास जो r है वो मेरे पास क्या है, रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्याएं हैं, और c जो मेरे पास है वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी सम्मिश्र संख्या है। बेसिकली a इज सबसेट ऑफ b का क्या मतलब है, a इज सबसेट ऑफ b का मतलब है कि a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी a b का सबसेट कहलाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। क्या है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को हिंदी में कहा जाता है उचित उपसमुच्चय। क्या कहा जाता है इसे, उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। इसको अगर हम समझें तो देखिए मेरे पास कि कोई भी उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कब होता है, यानी कोई भी सबसेट प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब इफ मैं अगर कहूं कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B। A इज नॉट इक्वल टू B का क्या मतलब है, यानी A सेट जो है, A सेट और B सेट इक्वल सेट नहीं है। A सेट और B सेट इक्वल सेट नहीं है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इक्वल सेट, समान समुच्चय पढ़ा था हमने, यानी जो एलिमेंट्स A में हमें दिखाई देंगे वही एलिमेंट्स B में भी दिखाई देंगे, तभी वो दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यानी इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो अगर हमारे पास A कोई समुच्चय है और B कोई समुच्चय है और A B का सबसेट है, पर A और B इक्वल नहीं है, तो मैं कहूंगा कि A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। क्या कहेंगे, A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। क्या कहते हैं इसे, A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। अगर मैं इसके एग्जाम्पल को देखूं, जरा इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट A है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 3 5। क्लियर है। और एक सेट मेरे पास B है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अगर अब आप इन दोनों सेट्स को देखेंगे तो इन दोनों सेट्स में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो 1 3 5 है वो B सेट में भी प्रेजेंट है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि A इज कंटेन्ड इन B, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि B कंटेन्स A, यानी A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है। यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर है। और दूसरी कंडीशन अगर आप देखोगे तो A B के इक्वल भी नहीं है। A B के इक्वल नहीं है का क्या मतलब है कि A के जो एलिमेंट्स है वो सेम B के एलिमेंट्स की तरह नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि A जो है वो B का प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है, यानी उचित उप समुच्चय है। ये क्लियर है। ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें देखिए कि अगर ऐसा मान ले कि A B का सबसेट नहीं है, A B का सबसेट नहीं है, तो इसे जो लिखने का तरीका होता है वो होता है A इज नॉट
सबसेट ऑफ बी, इस सबसेट के साइन को सिर्फ काट देते हैं तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास जो सेकंड सबसेट है वह इम्प्रॉपर सबसेट यानी अनुचित उपसमुच्चय। अब अनुचित उपसमुच्चय क्या होता है? देखिए, अगर मेरे पास दो सेट ए और बी है और अगर ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है एंड ए बी के इक्वल भी है, यानी दोनों कंडीशंस मेरे पास क्या है, पहली कंडीशंस प्रॉपर सबसेट में यही थी कि ए इज सबसेट ऑफ बी यानी ए बी का उपसमुच्चय है, बट सेकंड कंडीशन क्या थी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी यानी ए बी के इक्वल नहीं है। क्लियर है? लेकिन हमारा इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर दो समुच्चय मेरे पास है ए और बी, दो सेट है ए और बी, और अगर ए बी का सबसेट है यानी उपसमुच्चय है और दूसरा ए बी के समान है यानी ए बी के इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझें अगर हमारे पास, तो एक मेरे पास क्या है, ए एक समुच्चय है 1 3 5, क्लियर है, और एक मेरे पास बी सेट जो है यानी समुच्चय है वो अगेन है 1 3 5। अब अगर हम इसे देखें दोनों सेट को ए और बी को, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, यानी पहली डेफिनेशन सेटिस्फाइड है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है यानी ए उपसमुच्चय है बी का। दूसरा हम देखें कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है सारे के सारे, इसका मतलब ये क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है हमारे पास? ठीक है, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, अगर देखेंगे तो एम्प्टी सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एम्प्टी सेट जो होता है खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, क्लियर है? यानी मैं क्या लिख देता हूं इसको, एम्प्टी सेट यानी जो रिक्त समुच्चय होता है इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास क्या है, कुछ थ्योरम्स है मेरे पास। अब थ्योरम्स अगर आप देखेंगे तो पहली थ्योरम मेरे पास क्या है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक जो सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है। इसको हम कैसे देखेंगे, देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं हमारे पास कि पहली थ्योरम को देखो। लेट हमारे पास क्या है, एक ए एक सेट है, ठीक है, एक ए हमारे पास क्या है, एक सेट है, ए मेरे पास एक सेट है, और ईच, हमें यह भी पता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज क्लियरली इन ए इटसेल्फ, यानी ए जो हमारे पास सेट है उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, खुद में ही प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए का ही सबसेट होता है। तो पहली थ्योरम हमारे पास क्या है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय है। अगर ए कोई सेट है, जैसे ए मेरे पास अगर देखूं मैं कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए में ही प्रेजेंट है, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए में ही प्रेजेंट है, या 1 2 3 जो एलिमेंट्स ए के हैं वो ए में ही प्रेजेंट है। इसका मतलब है
ए खुद का ही सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। पहली थ्योरम ये कहती है। सेकंड हमारे पास जो थ्योरम है, सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या कह रही है, देखिए सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या कह रही है कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। लेट हमारे पास क्या है, लेट अस से कि हमारे पास ए एक सेट है, ठीक हो गया, और फाई जो है एक एम्प्टी सेट है। ए मेरे पास एक सेट है और फाई एक एम्प्टी सेट है। अब देखो किसके लिए, फॉर फाई टू बी अ सबसेट ऑफ ए, फाई का ए का उपसमुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए कि फाई के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक हो गया। अब फाई में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए में वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है जो फाई में प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि फाई इज सबसेट ऑफ ए। इसके होने के लिए क्या होना चाहिए कि फाई का हर एक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ए में प्रेजेंट होना चाहिए। अब फाई में कोई एलिमेंट तो होता नहीं है, तो जब उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो मुझे ए में फाई का कोई एलिमेंट दिखाई ही नहीं देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, यानी फाई क्या होगा, वो सबसेट ऑफ ए होगा, यानी एक एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट जिसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, वो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्लियर है हमारे पास, ठीक है। आगे थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कह रही है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 रेज टू दी पावर n। अब पहले तो फाइनाइट सेट समझ लेते हैं। फाइनाइट सेट मैंने क्या बताया था, परिमित समुच्चय। क्या बताया था, परिमित समुच्चय बताया था। फाइनाइट सेट क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। क्लियर है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। तो अगर मेरे पास कोई फाइनाइट सेट है और उस फाइनाइट सेट में के मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, यानी कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 रेज टू दी पावर n। यानी मान लो कि मेरे पास एक सेट है A, जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है A, E, I, O, U, यानी मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं, 5 है। क्लियरली दिखा दे रहे, A, E, I, O, U ये वावल्स है, ठीक है, यानी स्वर है। n इज इक्वल टू 5 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A जो हो जाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू दी पावर n, यानी 2 रेज टू दी पावर 5, यानी 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। यानी जो मेरे पास ए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसके 32 उप समुच्चय बन सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, यानी यहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अंतराल यानी इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरवल जो होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है क्लोज्ड इंटरवल, जिसे हम कहते हैं संवृत और बंद अंतराल, और एक हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, जिसे हम कहते हैं खुला अंतराल। क्लियर है। अब इन दोनों को इंडिविजुअली जरा देखते हैं। देखिए क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास A और B दो क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, मैंने क्या कहा, A और B मेरे पास 2 रियल नंबर्स है। किस तरीके से, सच दैट कि A जो है वो लेस देन B है। तो क्या होगा, देन ऑल रियल नंबर्स X सच दैट X is greater and equal to A एंड लेस देन एंड इक्वल टू B को हम एक
क्लोज्ड इंटरवल के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसे लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस इंटरवल के अंदर जो मैंने क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी लिखा हुआ है, यानी बंद अंतराल a कॉमा बी लिखा हुआ है, इसका मतलब a और b दो रियल नंबर्स हैं। इन दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे और वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे, साथ में a और b को भी कंसिडर करेंगे। यानी ये अगर मैंने लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी, तो इसके अनुसार मेरे जो एलिमेंट्स होंगे वो a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स होंगे, पर साथ में a और b भी उन एलिमेंट्स में इंक्लूड होंगे। जैसा कि मैंने यहां आपको दिखाया गया है कि क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, यानी x एक क्या है हमारे पास? एक रियल नंबर है, और x के लिए जो कंडीशन दे रखी है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू a है एंड लेस देन एंड इक्वल टू b। इसका क्या मतलब है? यानी x की वैल्यू a और b के बीच में जितने नंबर्स हैं हमारे पास सारे इंक्लूड होंगे, और इक्वल टू का साइन भी लगाया हुआ है, इसका मतलब a और b भी इंक्लूड होंगे, जैसा कि मैंने लाइन नंबर पर बता रखा है। इसको मैंने यहां पर क्या कर रखा है? फिल कर रखा है। इसका मतलब बीच के इस ब्लू लाइन के बीच के सारे नंबर्स तो इस सेट में इंक्लूडेड है, बट साथ में a और b भी इंक्लूडेड होंगे। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूं, एग्जांपल ले लेता हूं मेरे पास कि मेरे पास एक a, मेरे पास क्या है? क्लोज्ड इंटरवल में मैंने लिखा हुआ है -1, 2। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास एक ऐसा इंटरवल है जिसमें -1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स होंगे और साथ में -1 और 2 को भी इंक्लूड करेंगे। ऐसे हमारे इंटरवल को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड हमारे पास इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल। अब इस ओपन इंटरवल को डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास अगेन क्या है? a एंड b क्या है? दो रियल नंबर्स है। a और b दो रियल नंबर्स है इस तरीके से, सच दैट कि अगेन a इज लेस देन b। अगर a इज लेस देन b है, देन मैं क्या कहूंगा? देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट कि हमारे पास जो x के लिए कंडीशन है, यानी रियल नंबर्स के लिए कंडीशन है, वो ग्रेटर देन a और लेस देन b है। यानी इसे क्लोज्ड इंटरवल की हेल्प से कैसा लिखा जाएगा? सॉरी, इसे ओपन इंटरवल की हेल्प से कैसा लिखा जाएगा? देखेंगे, इसे ओपन इंटरवल की हेल्प से कैसा लिखा जाएगा? देखेंगे, ओपन इंटरवल इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स बनाएंगे a कॉमा b। इसका क्या मतलब है? लाइन नंबर पर समझेंगे जरा। लाइन नंबर के लिए हमने क्या बना रखी है? ओपन इंटरवल a कॉमा b को लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, यानी x रियल नंबर को बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या को बिलोंग करता है, और x जो है उसके लिए कंडीशन दे रखी है इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इसे कौन सा फॉर्म कहा जाता है? ये हमारे पास जो फॉर्म है ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। इसे कैसा है? यह है निर्माण रूप समुच्चय के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है इस सेट को। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है कि यानी इस इंटरवल में a और b के बीच की ये जो ब्लू लाइन है, ये इसके बीच के सारे रियल नंबर्स इस सेट में इंक्लूड होंगे, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मैंने एक कोई क्या ले लिया? ओपन इंटरवल 1, 2 ले लिया, तो इसका मतलब है कि इसका जो सेट बनेगा वो सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करेगा 1 और 2 के बीच के, बट 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेगा। ऐसे इंटरवल को कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब देखिए मैंने क्या ले रखा है? मैंने ले रखा है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल यानी अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। यानी अगर आप देखोगे तो मैंने पहली जो नंबर लाइन बनाई हुई है उसमें a और b दो रियल नंबर्स है, उनको डिनोट किया है किसी नंबर लाइन पे, और जो सेकंड हमारे पास है a और b दो रियल नंबर्स लिए हुए हैं, अगेन किसी नंबर लाइन पर इंक्लूड करे हुए हैं। क्लियर है? यहां पर अगर आप a को देखोगे तो मैंने यहां पर फिल नहीं किया है, इसका मतलब है इससे जो सेट बनेगा, जो मेरे को यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें a इंक्लूड नहीं होगा लेकिन b इंक्लूड होगा,
और साथ में ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है कि पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है हमारे पास ओपन इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू R, x सच दैट, हमारे पास x कैसे दिया हुआ है, इज ग्रेटर देन a, सिर्फ ग्रेटर देन a दे रखा है, a इंक्लूडेड नहीं है इस सेट में, ठीक है। एंड लेस देन एंड इक्वल टू b, यानी x से छोटा और b, सॉरी x b से छोटा और b के बराबर है, यानी b यहां पर इंक्लूडेड है। यानी a और b ऐसे मेरे को दो वास्तविक संख्याएं दे रखी है जिसमें a तो इंक्लूडेड नहीं है लेकिन b इंक्लूडेड है। इसे और एक लिखने का तरीका होता है, इसे कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है कि a कॉमा b, एक और तरीका है इसको लिखने का। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूं, अगर मैंने ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है 1,2, 1,2, अब आप देखोगे तो ये मेरे पास क्या है, ये साइन है किसका, ये मेरे पास है ओपन इंटरवल का साइन, और ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है क्लोज्ड इंटरवल का साइन, ठीक है। अब ये ऐसा एक सेट बना रहा है जिसमें 1 और 2 के बीच की सारे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं को इस सेट में इंक्लूड किया जाएगा, बट 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 2 को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसमें मेरे पास क्या किया हुआ है कि a को इंक्लूड किया है सेट में और b को इंक्लूड नहीं किया है सेट में, और a और b के बीच के सारी वास्तविक संख्याओं को इंक्लूड किया है समुच्चय में, यानी सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड किया हुआ है सेट में। इसे लिखने का तरीका जो यहां पर बनाया हुआ है इस तरीके का है, और इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, और इसे यहां से ऐसा भी लिखा जाता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं 1,2 इस तरीके से, यानी ये एक ऐसा सेट बन रहा है जिसमें 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, बट 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 1 को इंक्लूड किया गया है। ऐसे हमारे इंटरवल्स यानी अंतराल को कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, या अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल कहते हैं इसे। क्लियर है। आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। क्या दिया है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट, इसे हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल से समझेंगे। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, यानी जिसमें हर एक सेट कंसिस्ट हो रहा हो, यानी एक सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें स्वयं के अवयवों सहित अन्य समुच्चयों के सभी तत्व या वस्तुएं होती है। यानी यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें खुद के तो अवयव होते हैं, खुद के तो एलिमेंट होते हैं, लेकिन बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, देखिए जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए एक मेरे पास सेट है, उसमें मेरे पास है 1 2 3, क्लियर है। और एक मेरे पास और सेट है बी जिसमें मेरे पास है 2, 4, 5, 6, क्लियर है। और एक मेरे पास सी सेट है, इसमें मेरे पास है 1, 3, 5, 7। और एक सेट मेरे पास यू है जिसमें मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ यू कैन सी दैट कि आपका जो ए समुच्चय है उसके सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, इस यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय में प्रेजेंट है। बी के जितने भी एलिमेंट है 2, 4, 5, 6, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट है, इस यू सेट में प्रेजेंट है। सी के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, ये सारे के सारे किसमें प्रेजेंट है, इस यू समुच्चय में प्रेजेंट है। यानी हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट होता है जो अपने एलिमेंट्स तो कंटेन कर रहा है, लेकिन जो बाकी सेट्स है उनके एलिमेंट्स को भी कंटेन कर रहा है।
एंड दैट सेट इज कॉल्ड योर यूनिवर्सल सेट। ऐसे सेट को सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एक और हमारे पास सेट है, देखिए इसका नाम है पावर सेट। क्या है मेरे पास? पावर सेट, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? लेट ए बी ए सेट, ए को एक सेट ले लेते हैं, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। यानी समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। यानी ए कोई मेरे पास क्या है? सेट है। ए मेरे पास कोई सेट है और उस ए सेट के अगर हम सबसेट बनाएं और उन सबसेट से मिलकर एक सेट बना दें तो वो जो सेट होगा वो पावर सेट होगा। एक एग्जांपल से इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि लेट मेरे पास ए कोई सेट है 1,2 मेरे पास कोई एक सेट है। तो अगर मैं इसके सबसेट देखूंगा, इसके सबसेट्स अगर मैं देखूंगा, सबसेट्स ऑफ ए अगर मैं देखूंगा तो मेरे को ए क्या मिलेगा? देखो एक तो मेरे को 5 मिलेगा, एक को मेरे को 1 मिलेगा, एक मेरे को 2 मिलेगा और एक मेरे को 1,2 मिलेगा। क्लियर है? अब इनसे अगर मैं एक सेट बना दूं जिसे मैं कह रहा हूं पी ए, क्या कह रहा हूं? पी ए कह रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखोगे आप 1 एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा हमारे पास 1,2। यानी ये जो मेरे पास अब नया सेट बना है जिसमें मैं पी ए इज इक्वल्स टू कह सकता हूं कि 4 एलिमेंट्स है, ये जो सेट बना है ये मेरे पास क्या है? पावर सेट है। मैंने क्या किया है? एक सेट ए लिया है, उस सेट के सारे सबसेट लिए हैं, उप समुच्चय लिए हैं और उन उप समुच्चयों से मैंने क्या बनाया है? एक नया सेट बनाया है और जो वो नया सेट बन गया है वो सेट हमारा पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। क्लियर है? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अब देखिए इसके बाद हम अगला जो टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे वो वेन डायग्राम का लेके आएंगे और वेन डायग्राम में हम समझेंगे कि कैसे सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपके एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? तो इतना जितना अभी हमने अभी तक पढ़ा है उतने को आप रिवाइज करेंगे और क्लियरली समझेंगे। एक एक टॉपिक को बहुत डीपली मैं पढ़ाते हुए जा रहा हूं। क्लियर है? इससे बेस्ड हम क्या करेंगे, लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जिनका आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक आप क्या करेंगे? आप इस थ्योरी को प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लेंगे। और एक काम आपके लिए और है कि आपको क्या काम करना है? चैनल को सपोर्ट करना है, यानी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके। जितने आपके एनडीए के एस्पिरेंट्स साथ में हैं उन सबको ये शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग।